नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसका आज हम हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि 1947 यानी 1947 में आज़ादी मिलने के ठीक पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हालत क्या थी और अंग्रेजों के आने के बाद हमारी आर्थिक स्थिति पे क्या फर्क पड़ा और उनके 200 साल के शासन ने हमारा क्या हाल किया। आज हम इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ये आपको वो जानकारी दे पाएगा जिससे इस चैप्टर को समझने में आपको मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें अंग्रेजों से आने से पहले की, तो भारत अंग्रेजों के आने के पहले सोने की चिड़िया कहलाता था और ये नाम उसे सिर्फ ऐसे ही नहीं दिया गया था। अगर आप भारत को देखें तो भारत में एक फलता फूलता मैन्युफैक्चरिंग और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था। इसका मतलब हम सामान को बनाते भी थे और हस्तशिल्प यानी हाथों से बना सामान बहुत मशहूर था। खास करके जिस समय भारत आजाद नहीं हुआ था या कहा जाए 1947 के भी पहले या 1757 यानी 1757 के आसपास की अगर हम बात करें, जिस समय बंगाल एक हुआ करता था यानी आज का बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, तब बंगाल अपने कपड़ों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। खास करके ढाका का मलमल, पूर जिसे हम शाही मलमल या मलमल शाही भी कहते थे, पूरी दुनिया में मशहूर था और उसकी बहुत मांग थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीतियों से इस पूरे के पूरे सिस्टम को बदल कर रख दिया ताकि भारतीय सिर्फ उनके कच्चे माल के एक सप्लायर बनकर रह जाएं और मैनचेस्टर में ब्रिटिश कारखानों में तैयार जो माल है उसका एक बाजार बन जाए। उस दौर में दादा भाई नौरोजी और डॉक्टर वी राव जैसे इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया, जिससे ये बहुत साफ पता चलता है कि हमारी सालाना प्रति व्यक्ति आय, जिसे हम पर कैपिटा ग्रोथ या पर कैपिटा इनकम कहते हैं, वो बेहद खराब थी। सिर्फ और सिर्फ अगर हम उस समय की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वो 0.5% थी। सोच के देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि आप साल भर काम करते हैं और उसके बाद जब आपकी सैलरी बढ़ती है साल भर तो 0.5% होती है, यानी 1% भी नहीं। और यही हाल हमारी जीडीपी का भी था, वो 2% से भी कम की थी। यानी तरक्की की जितनी भी उम्मीदें हो सकती थी उसे अंग्रेजों ने खत्म कर दिया था। आजादी के वक्त के भारत में लगभग 85% आबादी गांव में रहती थी। भारत गांव का देश था, बट कमजोर नहीं था। सीधे सीधे तौर पे हम खेती पर निर्भर जरूर करते थे, पर इसके बावजूद भी जो कृषि क्षेत्र था वो फलता फूलता था। बट फिर अंग्रेज आए और कृषि क्षेत्र को पूरी तरह से उन्होंने बर्बाद कर दिया। एक बड़ा कारण उनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी था, जहां पर वो कर वसूल करते थे। अगर हम बात करें एक मशहूर सिस्टम की तो वो था जमींदारी सिस्टम या फिर परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी हम जिसे कहते हैं, जहां पर एक टैक्स जो है, एक कर जो है वो तय कर दिया जाता था और वो आपको देना ही देना है, चाहे सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए। फिलहाल अंग्रेजों के आने के बाद भारत में जो कृषि क्षेत्र था वो धीरे धीरे पिछड़ता गया और न सिर्फ पिछड़ता गया, तरक्की भी बिल्कुल खत्म ही हो गई। एक ठहराव या एक स्टैग्नेशन जैसा आ गया। इसकी एक बड़ी वजह थी कि बंगाल प्रेसिडेंसी में जो जमींदारी प्रथा लागू हुई या जिसे हम लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं, जिससे जो भी खेती का मुनाफा होता था वो सारा का सारा किसानों की बजाय जमींदारों की जेब में और फिर जमींदारों से ब्रिटिश सरकार की जेब में जमा हो जाता था। किसानों के पास अपनी जमीन की देखभाल करने के लिए बिल्कुल पैसे ही नहीं बचते थे और उनसे कर वसूलने के लिए हर तरह का जुल्म उन पर किया जाता था। ब्रिटिशर्स ने कभी भी भारत को अपना देश समझा नहीं, तो ऐसे में कृषि के ऊपर भी उन्होंने किसी तरह का इन्वेस्टमेंट कभी नहीं किया, चाहे वो इरिगेशन हो यानी सिंचाई में कमी, या फिर फर्टिलाइजर्स हो, फ्लड कंट्रोल हो,
यानी खाद का ना होना और बाढ़ नियंत्रण जैसी बुनियादी सुविधाएं भी ब्रिटिशर्स ने हमें कभी प्रोवाइड नहीं की, जिससे किसानों की हालत बद से बदतर होती गई। जो अनाज होता भी था वो अंग्रेज टैक्स के तौर पे ले जाते थे और जबरदस्ती किसानों को कैश क्रॉप्स की तरफ घुमाने लगे। इसका मतलब मजबूर करने लगे कि आप इन फसलों को उगाइए, जिसमें मशहूर फसल आती है आपकी इंडिगो की और टी यानी चाय की। बड़ी बात यह है कि भले ही हम इनकी खेती कर रहे थे, हमारे मजदूर लग रहे थे, पर इनसे होने वाला मुनाफा हमें नहीं मिल रहा था। किताब में जिसे कॉमर्शलाइजेशन कहा गया है, कॉमर्शलाइजेशन में परेशानी नहीं थी, परेशानी ये थी कि उसका हिस्सा हमें नहीं दिया जाता था। अंग्रेजों ने औद्योगिक नीति के साथ भी वही हाल किया। अंग्रेजों ने भारत में कभी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लगने ही नहीं दिया, बल्कि जो लगी भी हुई थी उसे डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। मतलब पूरी कोशिश की कि वो पूरी तरह से हट जाए या बर्बाद हो जाए। और उसकी वजह भी बहुत साफ थी। ब्रिटिशर्स भारत में एक मकसद के साथ थे और वो एक तरह का दोहरा मकसद था। पहला, भारत को ब्रिटेन ने उद्योगों के लिए कच्चे माल का एक एक्सपोर्टर बनाकर छोड़ दिया था, जिसे आप फीडर इकोनॉमी कह सकते हैं। यानी भारत सिर्फ कच्चा माल सप्लाई कर रहा था अंग्रेजों को। उधर दूसरी तरफ भारत को एक बड़ा बाजार बना दिया गया था अंग्रेजी सामानों के लिए। यानी हम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स थे और इंपोर्टर ऑफ सेकेंडरी गुड्स थे। इसका नुकसान क्या था? नुकसान यह था कि हमारी जो पारंपरिक हस्तशिल्प थी वो पूरी तरह से धीरे धीरे बर्बाद होती चली गई। बेरोजगारी फैली और देश की हालत खराब हो गई। हालांकि 19वीं सदी में कुछ आधुनिक उद्योग शुरू हुए, जैसे पश्चिमी भारत में सूती कपड़ा, बंगाल में जूट, 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसे हम टिस्को के नाम से जानते हैं। लेकिन ये कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज में ना के बराबर थी, वैसे ही जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। और इसने हमें कभी आत्मनिर्भर नहीं होने दिया। और विडंबना देखिए, आज भी कहीं ना कहीं हम हैवी मशीनरीज के लिए विदेशों पर डिपेंड करते हैं, चाहे वो इंजन हो एयरक्राफ्ट के या फिर बुलेट ट्रेन हो। हम खुद उन्हें नहीं बना सकते क्योंकि हम बना पाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्रीज है ही नहीं। अक्सर ये दलील भी दी जाती है कि अंग्रेजों ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया भारत में। उससे पहले तो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर मानो था ही नहीं। फिर भी 1850 में अंग्रेज रेलवे को लेकर आए। उनका मानना यह था कि इससे भारत का बहुत भला किया उन्होंने। पर सच्चाई ये थी कि ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेज बना रहे थे, चाहे वो रेलवे हो, पोस्टल सर्विसेज हो, पोर्ट्स हो, ये सब कुछ वो अपने लिए कर रहे थे। जैसे सड़कों को ही देखिए, सड़कें और रेलवे लाइन बिछाई गई थी ताकि ब्रिटिश सेना को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेजा जा सके। भारत का कच्चा माल जो है वो बंदरगाहों यानी पोर्ट्स तक पहुंचाया जा सके, और जिससे ब्रिटिशर्स और ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सके। हम ये नहीं कहते कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाना गलत है या उसका कभी फायदा नहीं मिला, पर उसका जो इंटेंशन था वो कभी भी भारतीयों का मुनाफा नहीं रहा था। रेलवे के कुछ फायदे थे तो नुकसान भी बड़े थे। इसने गांव की जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था चल रही थी उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। जहां पहले गांव के लोग जो भी स्थानीय चीजें होती थी उसी से काम चलाते थे, अब वो विदेशों से या शहरों से जाने वाली चीजों के ऊपर निर्भर होने लगे। इससे जो स्थानीय बाजार थे वो टूटने लगे। उधर दूसरी तरफ गांव को जोड़ने के लिए कभी भी ऑल वेदर रोड्स नहीं बनाई गई, ना ही कभी अकाल या फिर बाढ़ के समय में किसी तरह की मदद पहुंचाने की कोशिश की गई। पर ब्रिटिशर्स अपनी पीठ जरूर थपथपा लेते हैं। भले ही उन्होंने रेलवे के नाम पर खूब सारा उधार लिया जिसे हमने चुकाया। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज पर कि आखिर जनसंख्या का क्या हाल था। तो अगर हम उस दौर की जनसंख्या और समाज के आंकड़े को देखें तो भारत में पहली बार आधिकारिक जनगणना साल 1881 यानी 1881 में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर आप एमसीक्यू के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो, कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी और ट्रांजिशन ईयर किसे कहा जाता है, जो कि 1921 है। इतिहास में साल 1921 को जनसांख्यिकीय संक्रमण या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहा जाता है, और उसकी एक वजह भी है। वजह यह है कि 1921 से पहले हमारे यहाँ पे डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों बहुत हाई थे, बट इसके बाद बर्थ रेट तो हाई रहा, डेथ रेट में कमी आ गई। और उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद
थोड़ी बहुत जो स्वास्थ्य सेवाएं थी वो अवेलेबल होने लगी थी। फिलहाल स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। अगर हम उस समय की बात करें तो साक्षरता के मामले में तो बहुत ही बुरी हालत थी। हमारे देश में सिर्फ 16% लोग जो है वो पढ़े लिखे थे, बल्कि उससे भी कम। और अगर आप महिला साक्षरता की बात करें तो वो 7% को भी नहीं छू पा रही थी। स्वास्थ्य सेवाएं भी ना के बराबर थी। महामारियां फैली हुई थी। अगर आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर को देखें तो वो 218 थी। किसी भी सभ्य समाज में इतनी मौतें, वो भी बच्चों की, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी सिर्फ 32 वर्ष थी। आज जिन्हें हम अपनी यंग पॉपुलेशन में जोड़ते हैं 16 से 35, सोच के देखिए कि कितनी बुरी हालत थी। और गरीबी वो तो एक नॉर्म ही बन गया था। बात करें विदेशी व्यापार की तो उसकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। अंग्रेजों की मोनोपोली थी यानी एकाधिकार था, और हमें जबरदस्ती ज्यादातर व्यापार ब्रिटेन के साथ ही करना पड़ता था। 1869 में सुएज कैनाल के खुलने के बाद रास्ता आसान हो गया और एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया। वो चाहे जंगल की लकड़ियां हों, कपास हो या फिर चाय हो, हर तरह से सिर्फ भारत का शोषण हो रहा था। भारत से रेशम के कपड़े, कपास, ऊन, जूट, नील जैसी चीजों का बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट होता था। प्राइमरी गुड्स के एक्सपोर्ट होने के बावजूद भी भारत सरप्लस में रहता था। मतलब हम ब्रिटेन को ज्यादा चीजें बेचते थे बनस्पत हम ब्रिटेन से जितनी चीजें खरीद रहे थे, पर फिर भी इसका फायदा हमें नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन लंदन में जो ब्रिटिश सरकार थी उसके प्रशासनिक खर्चे के तौर पर, जो वो युद्ध लड़ते थे उसके तौर पर, और इनविजिबल सर्विसेज जिसे वो कभी बताते नहीं थे, बेसिकली इंजीनियरिंग और बैंकिंग के नाम पर हमारा सारा का सारा सरप्लस अपने पास रख लेते थे। इसके लिए बहुत ही खूबसूरत टर्म का इस्तेमाल किया गया है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। और यकीन मानिए सारी कहानी भी यही है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये सिर्फ एक फ्रेज नहीं है, ये भारत में ब्रिटेन की पॉलिसी को साफ साफ दर्शाता है। चलिए, फिलहाल उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनेशन से इस चैप्टर को लेकर आपके काफी सारे सवालों के जो जवाब हैं वो आपको मिले होंगे। कोशिश यही है कि और बेहतर किया जाए, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और बताइए कि आप और कौन से नए चैप्टर चाहते हैं या एक्सप्लेनेशन में कुछ और जोड़ना जरूरी है। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, जो कि जल्दी ही आएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।